अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा जी। कल जो है वो हमने जो हमारा यूनिट 3 था ट्राई अगेन, उसकी मेरा बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे और कल हमने जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज के ऊपर काम किया था और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे कि जी नाउन फ्रेज क्या होती है। तो वो फिर मैंने जो है वो आपको नाउन फ्रेज भी एक्सप्लेन करके दी थी कि देखें नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर क्या फ़र्क होता है। आई होप कि वो आपको समझ आ गया होगा, आपने घर बैठ के भी उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस की होगी। आज हम आगे देखते हैं कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में और क्या चीज़ें हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में आपकी कोई स्पेसिफिक रूटीन जो है वो आप हो सकता है रखना चाहें, कोई आप एक्टिविटी करना चाहें मामूल के मुताबिक, तो उसको जो है वो फिर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखेंगे। अब इसके अंदर जो वर्ब फॉर्म आती है वो कौन सी आती है, इसके अंदर या हम विल या फिर हम शेल इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम आगे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ है या इसके अंदर हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये गोइंग टू, ये हमेशा ऐसे ही, गोइंग टू का भी मतलब होता है करने लगा है, तो ये भी फ्यूचर के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। जी बेटा, ट्रांसलेशन इंक्लूडेड, ट्रांसलेशन का पैसेज आएगा आपको टेस्ट में। अब सवाल पैदा होता है कि विल किसके साथ आएगा और शेल किसके साथ आएगा। शेल जो है ये आई और वी के साथ आएगा। विल जो है ये ही, शी, इट, दे और यू के साथ आएगा। इन सब के साथ विल का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं किताब पढ़ूंगा। अब ये हमारे पास एक उर्दू का सेंटेंस है, तो उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है कि हमारे पास एंड पे गा, गे, गी, ये इस तरह के वर्ड जो हैं वो उर्दू के सेंटेंसेस में हमारे पास एंड पर आते हैं। तो जब ये इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो फिर उसको हमने क्या करना है कि हमने उसको फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं किताब पढ़ूंगा, आई, अब शेल लगाएंगे, आई आगे, आई शेल रीड ए बुक। मैं एक किताब पढ़ूंगा या मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक। अब इसके अंदर एक और थोड़ी सी चेंज ये आ जाती है कि अगर हमने कभी, ये मैं उर्दू में लिख रहा हूं ताकि आप समझें, अगर हमने जुमले के अंदर किसी बात पर जोर डालना हो तो विल या फिर शेल को उल्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी फ्यूचर के इंडेफिनिट के जुमले में कोई बात फोकस डालना चाहते हैं, स्ट्रेस डालना चाहते हैं, तो विल और शेल का इस्तेमाल जो है वो उल्टा हो जाएगा। फिर क्या होगा कि शेल जो है ये आएगा ही, शी, इट, यू और दे के साथ, इन सब के साथ शेल आएगा और फिर विल जो है ये आई और वी के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं जरूर किताब पढ़ूं, मैं ये काम जरूर करूंगा, स्ट्रेस, आई, तो फिर क्या लिखेंगे, विल, आई विल रीड अ बुक, मैं एक किताब जरूर पढ़ूंगा। बहुत ही आसान, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आगे आ जाते हैं कि अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाना है तो हम नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे। नेगेटिव बनाते वक्त हम विल या शेल जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वो करेंगे, उसके साथ सिर्फ नॉट का वर्ड लगा देंगे और आगे वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा,
आई शैल नॉट रीड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। अब अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव याद रखें दो तरीकों से बनता है। एक तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरा है जिसमें हम कोई क्वेश्चन वर्ड से अपना ये स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है कि जुमले में विल या शैल सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद हमारे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब, ये क्वेश्चन वर्ड कौन से है? जिसे हम WH वर्ड कहते हैं। हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हुज, हुम, विच और हाउ। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो जुमले में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आगे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं किताब पढ़ूंगा? अब ये देखिए, क्या से आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, शैल आई रीड अ बुक, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सब पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे हमारा ऑब्जेक्ट, और आगे हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखें, मैं कहूं मैं किताब कहां पढ़ूंगा, अब ये कहां आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे वेयर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वेयर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वेयर शैल आई रीड अ बुक, मैं किताब कहां पढ़ूंगा। अब आगे आ जाता है, एक और तरीका होता है हमारे पास, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई जुमला इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए, ऐसा जुमला जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फिर विल या शैल आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे कि देखें, क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा? क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा? अब ये सवालिया भी है और मनफी भी है, तो फिर ये क्या होगा कि सबसे पहले शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क। शैल आई नॉट रीड अ बुक? फ्यूचर इंडेफिनेट का सारा तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अंदर एक चीज, ये मैं अभी साइड पर हूं ताकि आप इसकी पिक्चर ले सकें। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट का एक और तरीका बनाने का। वो क्या है? गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या करते हैं कि अगर आपने गोइंग टू के साथ कोई फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस बनाना है, तो इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, आर या फिर एम आते हैं, उसके बाद गोइंग टू आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल देखें, आई एम गोइंग टू गेट फ्रेश जूस।
मैं ताज़ा जूस जो है वो लेने लगा। यहाँ पर ये देखें, ये एम और इज गोइंग टू जो है ये बेसिकली ये फ्यूचर इंडेफिनेट की तरफ इशारा करता है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में आप ये बात, इसका ये मतलब नहीं है आई एम गोइंग टू गेट फ्रेश जूस के मैं फ्रेश जूस लेने जा रहा हूं, नहीं, इसका मतलब है मैं फ्रेश जूस लूंगा, ठीक है, लेने लगा हूं, तो ये अभी काम हुआ नहीं है। आई एम गोइंग टू गेट, मैं अभी ये करने लगा हूं, तो ये आप फ्यूचर इंडेफिनेट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आप चाहे ऐसे लिख लें या आप लिखें आई शैल गेट सम फ्रेश जूस, या आप ऐसे लिख लें या फिर इज आर एम उसके साथ गोइंग टू और आगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। ये मेरा बेटा तरीकाकार होता है जिसका। टेस्ट का जो आपका पैटर्न है वो जहां तक मुझे याद पड़ा उसके अंदर 2 ट्रांसलेशन के पैसेजेस हैं 8-8 नंबर के, और 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन है 20 और 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव है। नहीं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं आएंगे, अभी मैंने करवाई नहीं है, जब करवाऊंगा तो वो करेंगे। अगर 2 सेंटेंसेस मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब कैसे लिखेंगे, तुबा, उन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब जो है वो अलग अलग होगा। लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं उनमें एक ये रूल है कि आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक पार्ट जो है वो आपका जो मेन क्लॉज है वो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आती है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती है। मैं आपको बताता हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का तो पता होगा क्योंकि ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। देखें, एक हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन एक इसकी है जिसे हम कहते हैं टाइप 1। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये एक ऐसा जुमला होता है जिसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इफ से शुरू होता है और दूसरा हिस्सा उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, जो हमारे सब्जेक्ट से शुरू होता है। अगर कंडीशनल की टाइप 1 लिखें तो उसमें जो इफ वाला पार्ट होता है उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं, और जो मेन क्लॉज होती है उसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं इफ आई, अब देखिए ये इफ से शुरू हो गया जुमला, अब इसके अंदर मैंने कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ आई गो टू लाहौर, कॉमा, अब ये जुमले का एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा उसके अंदर क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल मीट माई फ्रेंड। अगर मैं लाहौर जाता हूं तो मैं अपने दोस्तों से मुलाकात करूंगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो है ये कंडीशनल की टाइप 1 में मेन क्लॉज के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब इसके अलावा अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मैं इधर लिखता हूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या मतलब होता है, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारी मेन क्लॉज होती है ये आप फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर लिखें, और जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसके अंदर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखें। एग्जाम्पल, I shall read this book when you return to home.
या आई शैल रीड दिस बुक व्हेन यू लीव द हाउस, आई शैल रीड दिस बुक व्हेन यू गिव इट टू मी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर भी ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, और ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमारी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती है। जी तुबा बेटा, अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। हाँ जी तुबा बेटा बताएं, समझ आ गई है? चल जबरदस्त हो गया, तुबा कह रही है जी बेहतरीन समझ आ गई, चलें शुक्र है। अब हम जो है इंशाल्लाह अपना जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा ही तब ना जिसके अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेज होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर 3 क्लॉजेज भी हो सकती हैं, लेकिन अगर 3 है तो उसमें एक इंडिपेंडेंट होगी और 2 डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अगर एक ऐसा जुमला जिसके अंदर 3 क्लॉजेज हैं और 2 डिपेंडेंट है और एक 2 इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं रहता, वो बन जाता है मल्टीपल सेंटेंस, जिसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। नहीं बुशरा बेटा, विल शैल या बी गोइंग टू में कोई डिफरेंस नहीं है, आप जो आपका दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब यही है। नहीं बेटा सिंपल इंग्लिश पेपर में नहीं है। जी बेटा आई थिंक सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं पेपर के अंदर। फातिमा कह रही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बता दे, मल्टीपल सेंटेंस बता दे। ये बेटा बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आज नहीं, ये जब हम फिर ग्रामर का ये काम कर रहे होंगे उस वक्त आपको बताऊंगा कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर वो क्या है। सिंपल इंग्लिश पेपर में क्यों नहीं है, उसकी जगह इंग्लिश टू उर्दू है। अब्दुल्ला बासित सिंपल इंग्लिश जो है वो आपको 10th में नहीं आएगी, यहाँ पे जो है वो आपको एक ही पैराग्राफ आता है जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है, वो पैसेज में से आएगा, उसके अलावा आपको समरी आती है, ठीक है, या फिर उसके अलावा आपको ऐसे आता है और ऐसे के साथ 3 और टॉपिक्स आते हैं और तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपने एक एक पैराग्राफ लिखना होता है। मैंने ये सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला जो लेक्चर है इस सेशन का, उसमें सारा पेपर पैटर्न बताया हुआ है। बेटा पहले 2 चैप्टर का टेस्ट है। जी बेटा अब्दुल्ला बासित, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी आएगी और उर्दू टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन आएगी। एक पैराग्राफ आपको आएगा इसी किताब में से और आपने उसको उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करनी है। एक एंड पे पैराग्राफ आएगा उर्दू में, जैसे मेरे घर के सामने बाग है, इस तरह करके, तो आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। जी हुज़ैफा, आप फेडरल बोर्ड को मेरा बेटा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप अपनी तैयारी कर लें जिस तरह भी आपका बोर्ड का जो भी पैटर्न है। जी सिनोनिम्स एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे रिजा। और रिजा ने पूछा नाउन फ्रेज, बेटा मैं ये काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, कल के लेक्चर में भी बता दिया है, ठीक है, उससे पहले भी 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, तो अब मैं नहीं बताऊँगा, इसको खुद से पढ़ें। अब्दुल्ला देखें, इन्होंने कहा कि वही ऑफर प्रेयर्स में मस्ट आना चाहिए या शुड आना चाहिए। देखें अगर तो आप जो है इसको एडवाइस के तौर पर लिख रहे हैं, नसीहत के तौर पर लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे वी शुड ऑफर प्रेयर, हमें नमाज अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर इसको आप ऑब्लिगेशन के तौर पर लिख रहे हैं कि हर सूरत, फिर उसके अंदर मस्ट आएगा, वो मस्ट ऑफर प्रेयर, क्योंकि जो फर्ज हो जाता है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा यही है कि हमें मस्ट यूज़ करना चाहिए, वो क्योंकि उसके बगैर चारा कोई नहीं है। हुज़ैफा बेटा आप ना करना ट्रांसलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से V की वैल्यू भी कम होती है। अब मेरा बेटा ये था लास्ट पॉइंट, जब V की वैल्यू कम हो रही है, जी तुबा बेटा दोनों दोनों करने होते हैं। जब V कम होगा तो ये चीज जाहिर कर रही है कि कैपेसिटेंस
दोबारा से सुनिएगा। हम लोगों ने ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले एमसीक्यू में मस्ट लगाएंगे। जी हाँ, अगर आपको एमसीक्यू इस तरह का आ जाए तो मेरा ख्याल है मस्ट ज़्यादा बेहतर है। मनाहिल बेटा पहले 2 चैप्टर हैं आपका, और क्या है, बस वो प्रिपेयर कर लें। आसान सा टेस्ट है, इसमें ज़रा कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। उमर अभी हम 1-2 मिनट तक मेरा बेटा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन से हैं बेटा, बड़े ही आसान से ऐसे हैं ये, इंशाल्लाह ये भी हम जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह एक दिन ऐसे किया करेंगे, साथ में एक दिन जो है वो मैं आपको ट्रांसलेशन के पैसेजेस करवाया करूँगा। अब वही फॉलो बेटा, जब ऑब्लिगेशन आ जाए ना, जब ये काम ज़रूरी अगर ना करेंगे तो गलत होगा, सज़ा मिलेगी, तो उसके अंदर मस्ट आता है। ठीक है, तो वही मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो ये आपकी मर्जी नहीं है कि आप करें या ना करें, नहीं, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जी इकरा बेटा, ये जो मंडे से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अभी हम अपना 4th यूनिट पहले ख़त्म करेंगे इस वीक में, और इस वीक के आखिरी 2 दिन के अंदर जो है वो एक दिन हम ऐसे पढ़ेंगे और एक दिन हम ट्रांसलेशन के पैसेजेस पढ़ेंगे। आना कह रही आज मेरी फर्स्ट क्लास है, मुझे टेस्ट का नहीं आइडिया, बच्चों इनको गाइड करें जी। एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे? चैप्टर में से आएंगे। एमसीक्यूज में ग्रामर, आई थिंक ग्रामर के भी 1-2 हैं एमसीक्यूज। फातिमा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और 1 डिपेंडेंट क्लॉज हो। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट तो होनी चाहिए, तो उसके बाद चाहे 1 डिपेंडेंट हो चाहे 2 डिपेंडेंट हो, ये फर्क नहीं पड़ता। ये देखें फातिमा, मैं कहता हूं आई प्ले फुटबॉल एंड आई ईट फूड बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। स्कूल जाने से पहले मैं फुटबॉल खेलता हूं और मैं खाना खाता हूं। अब इस जुमले के अंदर देखें 3 काम है, आई प्ले फुटबॉल, आई ईट फूड, आई लीव फॉर स्कूल। अब देखिए, अगर ये जो जुमला है आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा दें तो हमें समझ आ जाती है, ये अपना मीनिंग समझा देता है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इसके साथ और बात करना चाहते हैं, एंड आई ईट फूड। अब अगर एंड की बजाय सिर्फ लिखा हो आई ईट फूड, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट है, मैं खाना खाता हूँ, हमें इसके बाद। अब जो जुमले का तीसरा हिस्सा है बिफोर आई लीव फॉर स्कूल, स्कूल जाने से पहले, अगर ये बाकी चीजें ना लिखी हो, सिर्फ ये लिखा हो स्कूल जाने से पहले, तो क्या पता स्कूल जाने से पहले आप क्या करते हैं। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर ये एक इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और एक ये डिपेंडेंट है। इसे कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट क्लॉज हो। जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 क्लॉजेस का भी हो सकता है जिसके अंदर 1 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट होगी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। 2 काम है, मरीज का मरना, डॉक्टर का आना, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर 1 डिपेंडेंट क्लॉज है बिफोर द डॉक्टर केम और 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है द पेशेंट हैड डाइड। मोहम्मद कह रहे हैं आई एम हेयर, मैं क्या करूं? जी फातिमा बेटा, समझ आ गया आपको? मोहम्मद आपको भी समझ आ गया? चले जी, अब आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप अपना टेस्ट दें मेरा बेटा। आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।